मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, यकीनन आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया देख रहे होंगे कि हुकूमत साजी के हवाले से क्या क्या मराहल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन उस पर बात नहीं होगी। बात होगी जो होने वाला है, जो अभी तक आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे या सोशल मीडिया पे देखने को नहीं मिल रहा। वो है सदारती इंतखाबात। अब आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के नए सदर बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि भाई अभी मतला साफ नहीं है, अभी थोड़े बादल बादल छाए हुए हैं और इतनी ये गेम आसान नहीं है। जो आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है, क्या वो पूरी हो सकेगी? और बाकी आपने ऑडियोज भी सुनी गवर्नर टिसोरी साहब की और मुस्तफ़ा कमाल साहब की। क्या कह रहे हैं वो उनमें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को पता है कि गवर्नर का उम्मीदवार कौन है। ये कामरान टिसोरी साहब कह रहे हैं, तो वो भी बताएंगे कि वो गवर्नर का उम्मीदवार मुत्तहिदा के लिए वो कौन है। और इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सेनेट की सीट क्यों छोड़ दी और कौमी असेंबली की क्यों रखी, और धांधली का बड़ा शोर शराबा जो हो रहा है उसका भी इम्तिहान होने वाला है। पता चल जाएगा कि धांधली कितनी हुई है, क्या हुई है, वो मरहला क्या है। वो भी पंजाब से भी जुड़ा हुआ है, केपीके से भी जुड़ा हुआ है और सिंध से भी जुड़ा हुआ है, उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी अब अहमियत बढ़ गई है मुत्तहिदा की भी और मौलाना फजल रहमान साहब की भी। ये जो आप देख रहे हैं कि इधर भागम दौड़, इधर की बातचीत, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और उसका ताल्लुक भी सदारती इंतखाबात से कैसे हैं। और एक शेड्यूल आ गया कि अब 6 सेनेट की खाली जो नशस्तें हैं वो कौन सी हैं, उन पे इंतखाबात होंगे 14 तारीख को। और इसके अलावा इससे भी आगाह करेंगे कि पीटीआई की ये जो मखसूस नशस्तें हैं वो उनका क्या मामला है। कानूनी मामला तो अपनी जगह, लेकिन आपको आगाह करेंगे कि उसका मामला सदारती इंतखाबात से भी कैसे जुड़ा हुआ है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको आगाह करें, आपने यकीनन देखा कि चारों वज़राए आला का इंतखाब हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब तो आज़ाद हैसियत से ही वो मुंतखब हो गए मखसूस नशस्तों के बगैर, और बड़ी मेजॉरिटी से तकरीबन 90 वोट उन्हें मिले। और सरफराज बुगटी साहब का हम आपको कितनी मरतबा बताते रहे, तस्करा उतरा है। पहले ये वीडियो देखें कि हमने आपको पहले भी बताया था, लेकिन 21 फरवरी को हमने क्या कहा था और इससे पहले 11 फरवरी को हमने क्या कहा था, ये सुने तो फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे सरफराज बुगटी साहब भी मुंतखब हो चुके हैं। सरफराज बुगटी साहब की चॉइस तो नवाज लीग थी, लेकिन वजीर आजम जो हमारे निगरान है उनके मशवरे पे उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी। तो ज़्यादातर इम्कान यही है कि पीपल्स पार्टी का जो वजीर आला का बलोचिस्तान का उम्मीदवार वो सरफराज बुगटी साहब है। सरफराज बुगटी साहब ऐसे नहीं आए हैं पीपल्स पार्टी में, और अब भी आपको बता दें कि सरफराज बुगटी साहब के ज़्यादा चांसेस हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान होने के। नाज़रीन, ये उस वक्त की बात है जब किसी के वहम गुमान में भी नहीं था, ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर नहीं था, लेकिन हमें अपने ज़राए ने बता दिया था कि ये कैसे आए हैं पीपल्स पार्टी में और किसके मशवरे से आए और वही वज़ीर आला बनेंगे। जब परसों मुझे एक सहाफ़ी दोस्त का फ़ोन आया कि खोखर साहब आप तो कह रहे थे कि सरफराज बुगटी बनेंगे, उन्होंने तो हलफ भी नहीं लिया और मामला तो ये गड़बड़ है। मैंने कहा क्या गड़बड़ है मामला? तो कहने लगे कि नहीं, वो उनकी शायद क्लियरेंस का मामला है, क्लियरेंस नहीं मिल रही। तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी कि क्लियरेंस का मामला, जो शख्स वजीर दाखिला रहा हो, वफाकी वजीर दाखिला रहा हो, उसके लिए क्लियरेंस का मामला क्या है? और आज आपने देखा कि वो बिला मुकाबला बन गए वज़ीर आला बलूचिस्तान, और वो ज़ाहिर कल हलफ भी ले लेंगे। और बाकी परसों होना है इंतखाब, एक ही रह गया है, वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शहबाज शरीफ। और वो भी हमने कौमी असम्बली में देखा कि उनको वाज़े अक्सरियत है कि 199 वोट जब स्पीकर लेता है, 197 वोट जब गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर बन जाता है, तो वहाँ तो 169 वोट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वज़ीर आज़म के लिए। वो तो उनके पास अक्सरियत है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने वोट कास्ट नहीं किया। और इसमें मुत्तहिदा के वोटों की अहमियत है कि उनके 21-22 वोट हैं कौमी असम्बली में, वो भी उन्हें मिले।
अब देखें कि अगला मरहला जो आएगा वो है सदारती इंतखाबात का, उसमें क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब, यही तासुर आ रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, लेकिन उन्होंने सेनेट के ओहदे से वो इस्तीफ़ा दे दिया और कौमी असेंबली में अपनी वो नशस्त रखी। अब उसके पीछे क्या कहानी है? उसके पीछे एक कहानी तो ये है कि अगर वो कौमी असेंबली की नशस्त खाली कर देते तो फिर मुल्तान से इस सूरत हाल में ज़रूरी नहीं कि वो जीत सके, उनका बेटा भी जीत सके या कोई और रिश्तेदार वो सीट फिर दोबारा निकाल सके। ये पीपल्स पार्टी के ज़राए से मेरी बात हुई तो वहाँ से जाके ये सोच के किया। और दूसरी बात कि चेयरमैन सेनेट ये तब की बात है जब ना सोशल मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहीं पे चर्चा नहीं था। हमने आपको 24 जनवरी के वीलॉग में क्या बताया था, ये सुने, जिसका उन्वान था कि काकड़ साहब की हुकूमत इलेक्शन के बाद भी कायम रहेगी। पहले ये सुने तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे जो ज़राए हैं, वुत्सद का ज़राए, वो कह रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म साहब, ज़ाहिर है उस वक्त वज़ीर आज़म तो नहीं रहेंगे, ये भी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के टिकट पे ये मौजूदा वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़े और वो चेयरमैन सेनेट के अगले उम्मीदवार होंगे, क्योंकि अब सादिक संजरानी साहब तो नहीं रहेंगे, वो सेनेटर भी नहीं रहेंगे, वो 2018 में सेनेटर रहे थे और एमपीए का इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट उसी सीट पे नजर अनवर अल हक काकड़ साहब की है। नाज़रीन, हमने जब उस वक्त ये बात कही थी तो कई लोगों को अजीब लगा था कि अनवर अल हक काकड़ साहब वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। लेकिन उनमें कई लोग ऐसे थे जिनको शायद ये भी पता नहीं था कि वो पहले भी तो सेनेटर ही थे। आज़ाद हैसियत में वो बाप वाले जिस तरह वो मुंतखब हुए थे, हमारी इतला ये है कि शायद वो इलेक्शन लड़े, लेकिन अभी चेयरमैन की बात जहां तक है तो आपको बता दें कि कौन होगा। अब जब सदर का ओहदा भी सिंध के पास हो और वजीर आजम पंजाब से आ जाए तो फिर दूसरा बड़ा ओहदा चेयरमैन सेनेट वो क्या पंजाब से होगा या सिंध से होगा? वो यकीनन केपी के या बलूचिस्तान से। तो इसमें बलूचिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा स्ट्रांग है, केपी के में तो उनका इतना वो है भी नहीं। तो चेयरमैन सेनेट का ज़्यादातर इम्कान ये है कि वो बलूचिस्तान से होगा। और सादिक संजरानी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है कि वो एमपीए भी मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन उनका टेन्योर भी पूरा हो रहा है 2024 मार्च, वो उनका मजीद टेन्योर नहीं है, तो वो तो चेयरमैन है ही नहीं। तो फिर के तो ऐसी सूरत हाल में इम्कान है, हो सकता है कि कोई और फैसला आ जाए कि अनवर अल हक काकड़ साहब चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं। और उनकी खिदमत आपने जो 6 माह की हुकूमत थी उसमें भी वो आपने देखी। और आपको ये भी आगाह करें कि ये जो धांधली का शोर शराबा हो रहा है तो सेनेट के तो इलेक्शन होंगे ही होंगे, लेकिन उसमें कौमी असेंबली की हल्कों में भी ज़मीनी इंतखाबात होंगे। तकरीबन मुझे जो याद आ रहा है कि 3 हल्के तो ऐसे हैं, जैसे कंबर शदादपुर की सीट बिलावल भुट्टो साहब ने छोड़ दी है, वहाँ भी ज़मीनी इंतखाबात होंगे, वो आसानी से जीत जाएंगे। ऐसे ही केपी के जो सीएम बने हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो कौमी असेंबली की नशस्त से भी कामयाब हुए थे, उन्होंने सूबाई असेंबली की नशस्त रखी। बानी पीटीआई ने उन्हें कहा कि नहीं यही मेरा वज़ीर आला का उम्मीदवार होगा और वो भी जीत चुके हैं। तो वो सीट वहाँ पे भी मुकाबला होगा, ज़मीनी इंतखाबात होंगे। और अब देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब वो सीट निकाल पाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा वो भी तो जीती थी कौमी असेंबली की नशस्त पे, जिसके लिए पीटीआई वाले या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहें अब, तो वो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ हारी हुई थी, वो का भी जाली मैंडेट है। अब वहाँ पे बड़ा दंगल लगेगा लाहौर की उस सीट पे कौमी असेंबली की। और ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसको हम पीटीआई कहें कि वो अभी तक कितने वो हमने देखा कि इलेक्शन में वो साबित कदम रहे, वो खुद कह रहे हैं कि हमारे 91 वोट थे, 91 ही हमें पड़े हैं। अब लाहौर में ये बड़ा दंगल लगेगा अगर वो नशस्त चली गई हुकूमत होते हुए भी पंजाब में, फिर तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ लगेगा। और ये फिर अगर जीत गए तो कहेंगे कि इनकी हुकूमत थी, फिर ये था वो था। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह के 8 फरवरी के नतायज आए हैं तो सबकी नज़र इस लाहौर वाली नशस्त पर है। और नाजरीन अब आपको बताएं कि सदारती इंतखाबात, सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को बता दें, बल्कि नौजवानों को बता दें, कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि सदारती इंतखाबात कैसे होते हैं। सदारती इंतखाबात के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सेनेट भी है, वो कौमी असेंबली भी है और चारों सूबाई असेंबली भी है। कौमी असेंबली का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पे हर मेंबर का एक वोट काउंट होता है,
इस तरह सेनेटर का भी एक वोट ही काउंट होता है। और चारों जो सूबाई असेंबलियां हैं वहां वो ऐसे नहीं है, उनमें सिर्फ एक सूबाई असेंबली बलूचिस्तान असेंबली ऐसी है जिसके हर मेंबर का एक वोट का काउंट होता है, जिस तरह कौमी असेंबली और सेनेट होता है। बाकी असेंबलियों का ऐसे नहीं है, वो क्योंकि सबकी नुमाइंदगी सदारती इंतखाबात में एक जितनी है। यूं कहें कि सदारती इंतखाबात में सूबाई असेंबलियों के जो वोट काउंट होते हैं वो 260 होते हैं। वैसे तो सूबाई असेंबलियों के जो नशस्तें हैं वो तो 749 हैं, लेकिन वोट एक जितने के क्यों कि सबसे कम नशस्तें हैं सूबाई असेंबली में वो बलूचिस्तान असेंबली की है, 65 की है। तो इस तरह वहाँ के 65 वोट तो काउंट हो गए, हर मेंबर का एक वोट काउंट होगा। लेकिन बाकी असेंबलियों में भी वो 65-65 के हिसाब से होगा, जिसका मतलब ये है कि सिंध असेंबली में तकरीबन 2.58 की शरह से एक वोट बनेगा। इसी तरह पंजाब असेंबली की जो 371 का ऐवान है वहाँ पे तो तकरीबन 5.707 से एक वोट बनेगा। और केपीके में 145 है, तो उनको अगर 65 से डिवाइड किया जाए तो वो 2.23 बनता है। तो ये इस तरह के वोट बनते हैं सूबाई असेंबलियों के। अब जो ये इलेक्टोरल कॉलेज बन रहा है जिनको हम वोटों में अगर शुमार करें तो वो हैं 696 वोट सदारती इंतखाबात के लिए। उनमें से जिसको भी मिल गए 349 वोट मिल गए वो सदर मुंतखब हो जाएंगे। और अभी हम जो 4-5 पार्टियां जिनकी हम पोजीशन देखे, हमने देखा कि स्पीकर के इंतखाबात में कौमी असेंबली में 200 वोट तो उन्हें मिल चुके, तो जाहिर है वो सदारती इंतखाबात के लिए वो पक्के हैं। मौलाना फजल रहमान साहब और जो बलूचिस्तान की बाकी जमातों ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उन वोटों को भी कैसे कवर करना है। और सेनेट के जो ये 6 नशस्तों के जो आज शेड्यूल जारी हुआ है उसमें इस्तीफा तो अनवर हक काकड़ साहब ने भी दी थी, और ताज हैदर साहब ने पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने जो लिस्ट जारी की वो तो 11 सेनेटर थे, लेकिन उनमें वो सेनेटर्स जिस तरह सरफराज बुट्टी भी था उसमें और सादिक संजरानी भी, तो वो सेनेटर्स जो 2024 में रिटायर हो रहे हैं वो तो अलग हैं। वो फिर उनके इलेक्शन के क्या मकसद, जहां तक जाम मेहताब डहर का सिंध से ताल्लुक है उनका मसला है, और निसार खोड़ो साहब का तो उनका टेन्योर 2027 तक है। और ऐसे ही यूसुफ रजा गिलानी साहब जो वफाक की सीट वहां का भी यही मामला है। और मौलाना गफूर हैदरी साहब उसका टेन्योर भी 2027 तक है। तो ये वो इलेक्शन है, वरना तो और भी हैं जो रिटायर होने वाले हैं। सूबाई नशस्तें किसी ने जीती है, किसी ने कौमी असेंबली की नशस्त जीती है, तो वो उसमें वो नहीं है। अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तो जैसे आपको बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। अब कौमी असेंबली का जहाँ तक ताल्लुक है तो वहाँ तो 336 नशस्तें हैं, लेकिन हमने जब देखा कि एक नशस्त पे इंतखाबात हुआ नहीं था, 2 के नतायज रुके हुए हैं। और कौमी असेंबली में पंजाब से तकरीबन 12 और 8 केपीके से खवातीन की मखसूस नशस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी है वो उन्हें नहीं मिली है। तो यूं समझें कि वो 23 वोट किसके हक में है? जाहिर है वो आसिफ अली जरदारी साहब के तो नहीं है, वो खुफिया वोटिंग होती है, फिर तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बजायर वो 23 वोट भी कम। ऐसे ही पंजाब असेंबली में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिली है टिकट, और केपीके में भी। तो उसमें फिर ये हो जाएगा कि जितना इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद है, जितनी नशस्तें हैं, फिर इस हिसाब से वो वोट की शरह भी कम हो जाएगी। बलूचिस्तान का तो मसला है ही नहीं, जैसे सिंध में है, सिंध में भी तकरीबन 3 मखसूस नशस्तें भी खाली हैं, और एक अब्दुल अजीज जूने जो साहब वो कामयाब भी हो गए थे, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, वो नशस्त भी खाली। तो 168 में से अगर 164 के हिसाब से शरह निकाली जाएगी तो वो तो थोड़ी कम हो जाएगी, उसका फायदा आसिफ अली जरदारी साहब को। ऐसे ही केपीके और पंजाब असेंबली में भी अगर अरकान की तादाद कम है तो वहाँ भी शरह कम होने से उन्हें जाहिर है उन्हें ही फायदा होगा। और अगर देखा जाए बाप पार्टी का तो उसकी भी बड़ी अहमियत है, 6 सेनेटर हैं उनके भी, और 5 उनके एमएनए 5 उनके एमपीए भी मुंतखब हो चुके हैं यानी बलूचिस्तान से, तो वो भी पांचों के पांचों वोट, और एक एमएनए भी उनका मुंतखब हो चुका है। तो तकरीबन यूं समझे कि 12 वोट, लेकिन उस 12 में से एक वोट को माइनस करें सादिक संजरानी वाले का, क्योंकि वो सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी, तो वो मामला अलग है। अगर देखा जाए तो इनकी गेम वो पूरी हो रही है, सिंपल मेजॉरिटी तो आ रही है, लेकिन इसमें मुत्तहदा की अहमियत भी बढ़ गई है, क्योंकि 22 तो उनके पास सिर्फ एमएनएज है, और पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को छोड़कर अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर सदारती इंतखाबात के लिए जो सबसे ज्यादा वोट हैं वो तकरीबन 39-40
वो वोट हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास, और मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी 27 वोट हैं। और सिंध में अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी के 114 नशस्तें तो हो चुकी है, तो उस हिसाब से तकरीबन 45-65 वोट में से सदारती 65 वोट में से 45 तो उनके हैं, और अगर मुत्तहिदा भी साथ देती है तो फिर ये 60 तक चले जाएंगे। बलूचिस्तान में तो हुकूमती पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वहाँ नेशनलिस्ट जमातें हैं वो मैटर करती है, और मौलाना फजल रहमान साहब को भी कुछ न कुछ मनाना पड़ेगा, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब की जो ख्वाहिश आपको बता रहे हैं वो सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। वो कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से कामयाब हो जिस तरह पहले हुए थे, तो उसके लिए तो तकरीबन 464-65 वोट दरकार होंगे, जो इनके बगैर नहीं होंगे। और ऐसी सूरत हाल में मुत्तहिदा की ये जो आपको बताया कि उसकी भी थोड़ी बहुत अहमियत, वज़ीर आज़म के इंतखाबात तो ऐसे ही आपने वो ऑडियो सुनी कि उसमें क्या कह रहे हैं कि हमारी तो अहमियत नहीं है, लेकिन सदारती इंतखाबात में उनकी अहमियत बढ़ गई है, उनकी अहमियत है, क्योंकि वो 40 वोट भी आसिफ अली जरदारी साहब को वो भी दरकार होंगे। अब उसमें जमानत कौन देगा? तो ऐसे में ज़ाहिर है थोड़ी वो लचक दिखानी पड़ेगी। तो ये जो सूरत हाल आपको बता रहे हैं, इसमें सारी सूरत हाल वो उनकी फेवर में तो है, लेकिन अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, क्योंकि सेनेट के भी 100 वोट पूरे नहीं हो रहे हैं जो एमएनए बन गए, या बलूचिस्तान से कुछ जो है एमपीए भी बने हैं, जैसे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब, वो सूबाई नशस्त पे भी कामयाब हुए हैं, और कौमी असम्बली में उन्होंने हलफ भी ले लिया। तो बलूचिस्तान में भी वो 65 में से वो एक वोट भी कम हो गया। तो देखें कि ये नंबर गेम किस तरह पूरी करते हैं। और जैसे आपको बताया कि आइडियो जो आपने सुनी, उसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब क्या कह रहे थे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास वो नाम है कि वो किसको गवर्नर बनवाना चाहते हैं। आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि पहले भी कामरान टिसोरी साहब ये मुत्तहिदा की चॉइस नहीं थे। मुत्तहिदा की चॉइस तो कोई और थी, जिसका ऐलान सदर जरदारी साहब ने भी कर दिया था, लेकिन ये तो फिर वो दूसरे रूट से आए थे। अब ये क्यों कह रहे हैं ये आइडियोस, ये क्या है? क्योंकि कामरान टिसोरी साहब वो समझते हैं कि शायद अब मैं गवर्नर ना रहूं, तो उन्होंने भी ये बात कह दी है। और वो जो उम्मीदवार जो कह रहे हैं वो कौन है? वो कौन हो सकता है? वो डॉक्टर इरशाद इबाद क्या नहीं हो सकते? और मेरी एक ज़राए से बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी की तो ये ख्वाहिश होगी अगर उन्हें मौका मिले तो वो डॉक्टर आसिम साहब भी गवर्नर के वो भी उम्मीदवार, लेकिन उनके लिए मुश्किल है। अब देखें कि डॉक्टर इशरत इबाद जब ये सब एक साथ मिल गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये भी तो वो तो ज़्यादा गुड बुक्स में रहे एस्टेब्लिशमेंट के, डॉक्टर इशरत इबाद साहब, कि वो शायद आके जो है वही गवर्नर बने, लेकिन नाम नहीं ले रहे कामरान टिसोरी साहब। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।